तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा जूम करके, मैंने नोट कर लिया है कुछ चीज़ों को। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एक क्लासिफिकेशन और है मोनोसेक्राइड के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोनोसेक्राइड जो है तुम्हारा, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसको ट्रायोज, यानी कि इसमें 3 कार्बन होगा, टेट्रोज 4 कार्बन, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, हेप्टोज 7 कार्बन। हेक्सोज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज, तो ये एग्जाम्पल आपने सुने होंगे 6 कार्बन वाले में। यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है, देखिए ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे है किसका, मोनोसेक्राइड का, और ये है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा कि ये फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो एल्डोस होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वो कीटोस होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट आता है, जो क्या होता है कि हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ा, तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों चीज़ों में। यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये वाला, ये मोनोसेक्राइड है, इसका क्या मतलब है कि ये सिंगल शुगर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो शुगर काउंट करेंगे कितने मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ग्लूकोज बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो उसके बेसिस पे ये मोनोसेक्राइड आता है। बट ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उस बेसिस पे वो हेक्सोज के अंदर आता है। तो ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है जो कि एक मोनोसेक्राइड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे अल्डोज और कीटोज में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्लासिफिकेशन आता है तुम्हारा पॉलीसेक्राइड के अंदर, और इसको डिवाइड किया गया है तुम्हारा बेसिस ऑफ यूनिट्स सेम है कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले कि पॉलीसेक्राइड का मतलब है आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो मोर देन 10 यूनिट्स आपको मिल रही हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन जाती हैं इस चीज़ की कि एक तो सेम टाइप की यूनिट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, चौथा ऐसे ग्लूकोज ले लिए, इनको जोड़ दिया, तो मोर देन 10 अगर हम कर दें तो ये एक पॉलीसेक्राइड होगा। बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि ग्लूकोज की जगह यहाँ पर कोई दूसरा आ रहा है, फ्रक्टोस आ रहा है मान लो, तो उनसे बन सकता है, गैलेक्टोस हो सकता है आपका। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी दो चीज़ की है कि सेम यूनिट रिपीट हो रही है अगर, तो उसको हम बोलेंगे कि होमोग्लाइकन्स या होमोपॉलीसेक्राइड। होमो का मीन्स होता है यहाँ पर सेम, मतलब सेम पॉलीसेक्राइड है, सेम चीज़ से बना हुआ पॉलीसेक्राइड है, उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं, या फिर हम उसको होमोग्लाइकन्स कहते हैं। तो शॉर्ट नोट आएगा तो होमोग्लाइकन्स ऐसे आ सकता है, फिर आप कंफ्यूज ना हो कि होमोपॉलीसेक्राइड और होमोग्लाइकन्स अलग हैं या सेम चीज़ है। तो आपको यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर डिफरेंट यूनिट जोड़ रही हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ जिससे आपको दिखे थोड़ा सा। हाँ, तो डिफरेंट यूनिट अगर जोड़ रही हैं तो हेट्रोग्लाइकन्स कहेंगे उसको। यहाँ पर होमोग्लाइकन्स की एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, ये याद होने चाहिए आपको, क्योंकि अगर इनमें से किसी पे लिखने के लिए नोट आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आप इनको एक्सप्लेन तो कर लेंगे। क्यों एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि ये आपने पहले कभी ना कभी पढ़े हैं। पहला एग्जाम्पल होमोग्लाइकन्स के अंदर है स्टार्च। स्टार्च आपने प्लांट फिजियोलॉजी अगर नीट में पढ़ी होगी तो फिर आपने ये पढ़ा होगा। स्टार्च के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये एक स्टोरेज फॉर्म है प्लांट में। इसके बाद डेक्स्ट्रिन आता है। डेक्स्ट्रिन आपको एक बार देखने को मिला होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में नीट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि थोड़ा ऐसा कर देते हैं, यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं इसको, होमोपॉलीसेक्राइड को बाद में नहीं करना पड़ेगा। तो डेक्स्ट्रिन की पहले हम यहाँ पर स्टार्च को एक बार और देख लेते हैं। तो स्टार्च जो है आपको देखने को मिलता है, जो आपके पोटैटो होते हैं, लेग्यूम होते हैं। तो मैं यहाँ पर पेज जो है पीछे की साइड लिख देता हूँ इनके बारे में थोड़ा सा। तो यहीं पे स्टार्च के बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा कि जो स्टार्च होता है
वो आपको पोटैटो में मिलता है, लेग्यूम में मिलता है। तो ये आपने देखा होगा कि जो प्लांट फिजियोलॉजी था उसमें आपको मिला था, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट में। यहाँ पर ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये एक होमोपॉलीमर है, और यहाँ पर स्टार्च में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसकी दो यूनिट हैं, एक तो होता है हमारा अमाइलोस और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। एक होता है हमारा अमाइलोस और दूसरा हमारे पास होता है अमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पर जो अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में मेनली अमाइलोपेक्टिन आपका ज़्यादा होता है। ये डिफरेंट जो बुक्स हैं उनमें आपको डिफरेंट परसेंटेज मिल जाएगा, तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे रेफ़र कर सकते हैं परसेंटेज। यहाँ पर अमाइलोस की बात करें तो इसमें अब देखो, यहाँ पर स्टार्च जो होता है उसको देखें हम, उसमें दो तरीके की चेन मिल रही हैं आपको, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन नाम की। अमाइलोस जो होता है वो कैसा होता है उसको देखते हैं। तो अमाइलोस जो है लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है। आपको ध्यान रखना है इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है अमाइलोस। और यहाँ पर जो लिंकेज है वो है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज मिलती है आपको अमाइलोस के अंदर। तो आपका डायरेक्ट ऐड हो रहा है इसलिए अल्फ़ा 1,4 लिंकेज मिल रही है। ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये ध्यान रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। ये डी ग्लूकोज का पॉलीमर है अमाइलोस। और यहाँ पर अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो यहाँ पर ये जो होता है ब्रांच्ड होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा जब हम कंपेयर करेंगे किससे, अमाइलोस से। तो अमाइलोस की कंपैरिजन में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई रहने वाला है। यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, तो जहाँ ब्रांचिंग हो रही है आपकी अल्फ़ा 1,6 लिंकेज आ जाएगा। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज आया है, हर बार ब्रांचिंग होगी तो यही नहीं आएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का पॉलीमर है और उसमें ब्रांचिंग हो रही है। तो अल्फ़ा 1,4 तो नॉर्मल लिंकेज हो गई आपकी, जो बॉन्ड बनता है। देखो यहाँ पर ऐसे समझो इस चीज़ को कि ये मान लो ये एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, चौथा, ये डायरेक्ट जुड़ रहा है ना, ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है आपकी, अल्फ़ा 1,4 है, बट ये डायरेक्ट जुड़ गया। अब यहाँ से कहीं एक ब्रांच निकली, यानी कि साइड में कहीं ब्रांचिंग है। ये जो लिंकेज है ये अल्फ़ा 1,6 लिंकेज है, और यहाँ पर फिर से ये अल्फ़ा 1,4 आ गया। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है ये जो लिंकेज आ गई वापस से अल्फ़ा 1,4। तो जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट होगा सिर्फ वो ही अल्फ़ा 1,6 होगा आपका। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा था। कि मान लीजिए ये 2 ग्लूकोज बॉल, ये 3 और ये 4, तो ये जो लिंकेज होगी ये अल्फ़ा 1,4 होगी। बट अगर यहाँ से ब्रांचिंग निकल रही तो ये वाली अल्फ़ा 1,6 होगी, ये बता रहा हूँ मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम बात करें अब इसके बाद, तो इसी रीजन से क्या हो रहा है, तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों लिंकेज आएंगी, अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 दोनों ही लिंकेज आएंगी। ये जो ब्रांचिंग है ये 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यूज के बाद आ रहा है, यानी कि ये चेन 24 to 30 ग्लूकोज के बाद फिर से एक ब्रांचिंग हो रही है। तो ये हमें स्टार्च के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारा था डेक्स्ट्रिन, जैसा कि मैंने कहा आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसको देखा होगा। अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ पर, तो इसको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं हम डेक्स्ट्रिन, जिससे हमें बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये किससे बन रहा है, तुम्हारा स्टार्च जो है उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बन रहा है। अब देखो एक रिएक्शन याद करो, स्टार्च पे जब तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज काम करता है तो तुम्हारा डेक्स्ट्रिन बनता है उस रिएक्शन में, याद हो अगर तुम्हें, उस रिएक्शन में तुम्हारा डेक्स्ट्रिन बनता है। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से हो रहा है, डेक्स्ट्रिन बन रहा है और भी शुगर बन रही, माल्टोस बनता है यहाँ पर, तो वो भी बनता है। डेक्स्ट्रिन यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो डेक्स्ट्रिन में जो होते हैं कुछ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जिनमें माइल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इनको जो है डेक्स्ट्रिन को ईस्ट फर्मेंट नहीं कर सकता, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ईस्ट इसको फर्मेंट नहीं कर सकता।
डेक्स्ट्रिन के बारे में इतना जो है दे रखा है। कुछ एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपको देखने को मिलता है ग्लाइकोजन। आपने ये सुना होगा, स्टार्च प्लांट में स्टोरेज फॉर्म होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। तो यहाँ पर हम ग्लाइकोजन और देख लेते हैं क्या है ग्लाइकोजन। तो ये भी आपका एक पॉलीमर है, ये मेजर स्टोरेज फॉर्म है। तो ये एक स्टोरेज फॉर्म है। ये स्टोरेज फॉर्म आपका कार्बोहाइड्रेट का किस में है, एनिमल्स में। तो ये आपका एनिमल्स में है। कहाँ मिलेगा आपको, लीवर में, आपको मसल में ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। आपने मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई, ये पढ़ा ही होगा जरूर। ये इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं हम। एक शायद कहीं एमसीक्यू अगर बन गया, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये पहले ही पढ़ा हुआ होगा। ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में एबंडेंट होता है, ये हमें पता है क्योंकि ये स्टोरेज फॉर्म है उसका। ग्लाइकोजन का स्टोर जो होता है लीवर में होता है। स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से। यहाँ पर ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये हाईली ब्रांच्ड है, इससे सिमिलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसमें ब्रांचिंग होगी, ये ब्रांच्ड होगा ग्लाइकोजन। ध्यान रखना है ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। और ये ब्रांच्ड होता है किससे ज़्यादा, अमाइलोपेक्टिन से। स्ट्रक्चर वही होगा अमाइलोपेक्टिन जैसा, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी बट और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, कम रेसिड्यू पे आकर ब्रांचिंग होगी। तो ये हाईली ब्रांच रहता है। और वही अल्फ़ा 16 होगी तुम्हारी, कहाँ पर, ब्रांचिंग के पॉइंट पे अल्फ़ा 16 लिंकेज आ जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या होगा ग्लाइकोजन का। अब यहाँ पर तुम अगर बात करो ग्लाइकोजन का फंक्शन तुम्हें पता होगा, मसल ग्लाइकोजन और लीवर ग्लाइकोजन दोनों के फंक्शन अलग होते हैं। अगर अभी तक तुम्हें ये नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो तुम्हारा लीवर, ये पॉइंट क्या है एमसीक्यू में और बाय बाम पूछ लिया जाता है। तो लीवर का ग्लाइकोजन आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है, जो तुम्हारा ग्लूकोज लेवल होगा ब्लड का, उसको मेंटेन करता है। जबकि मसल का जो ग्लाइकोजन होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब अगर किसी के मन में एक डाउट आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों ही ग्लाइकोजन है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ, जब ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज बनाते हैं तो मसल में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक जाकर रुक जाती है स्टेप। इसके आगे आपके पास एंजाइम नहीं होता मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर क्या होता है, लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है आपका देखने को। इसके बाद अगला है आपका डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान जो होता है तुम्हारा, यहाँ पर डेक्स्ट्रिन नहीं, ये डेक्स्ट्रान है, याद रखना है। ये बैक्टीरियल और ईस्ट पॉलीसेकेराइड तो बना होता है तुम्हारा। और इसमें जो है तुम्हारा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। डी ग्लूकोज जो होता है उसका पॉलीमर होता है। इसमें अगर लिंकेज याद रखना चाहो तो अल्फ़ा 16 की लिंकेज होती है नॉर्मल, जो तुम्हारी बॉन्ड की थी। और इसके अलावा तुम्हारी और भी लिंकेज देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि होती हैं ब्रांचिंग पॉइंट पर। तो ब्रांचिंग पॉइंट पर जो लिंकेज तुम्हें देखने को मिलती हैं वो अल्फ़ा 13, अल्फ़ा 12, अल्फ़ा 14 हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है, अल्फ़ा 13 हो सकती है और अल्फ़ा 12 जैसा आपका बुक में दे रखा हो, आप इसको आंसर में वैसा लिखें तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इनमें से जो है आपका जो बुक में दे रखा हो, आपकी जो बुक हो, आप उससे रेफ़र करें, क्योंकि इसमें मेरे पास जो है उसमें दे रखे हैं तीनों कि ये भी हो सकती हैं। तो आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बर्नपुल लिंकेज भी हो सकती है, बट आपकी जो बुक में दे रखा हो आप उसको रेफ़र करें। तो डेक्स्ट्रान के बारे में इतना ही है। डेक्स्ट्रान के बाद यहाँ पर अगला है इनुलिन। इनुलिन जो है, आपने ये इनुलिन का यूज मैं अभी बताऊँगा, तब आपको याद आएगा ये इनुलिन आपने कहाँ सुना है। तो जो इनुलिन होता है वो पॉलीमर होता है किसका, डी फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इसका यूज होता है जीएफआर मेजरमेंट में। जीएफआर है आपका, इसमें बीटा 12 लिंकेज होती हैं। ध्यान रखना इसमें अल्फ़ा लिंकेज नहीं है, बीटा 12 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये लिंकेज आपको देखने को मिलती है। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, रेडली सॉल्युबल होता है ये वाटर में।
और इसका हमने यूज़ किया है कहाँ पर, जीएफआर मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इनुलिन का। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है फिजियोलॉजी में तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है जीएफआर, ये तुम्हारा किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आएगा केएफटी का तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री में भी चैप्टर है, और जहाँ तक है कि तुम्हें फिजियोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगा किडनी फंक्शन टेस्ट, जो किडनी का चैप्टर है उसमें। तो ये उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि बीटा लिंकेज है, और आपकी बॉडी में अल्फ़ा को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। तो जितना आपने जो है ड्रिंक, जो आपको आईवी दिया गया है जितना भी, तो जो आईवी जितना दिया गया है इनुलिन, तो आपकी जो किडनी है उसको कितनी रेट में फ़िल्टर कर रही हैं, इससे आप जीएफआर पता लगा पाएंगे। इसका फिजियोलॉजी में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट ज़्यादा नहीं है, आपको बस याद रखना है यूज किया है वो पॉलीमर किसका, इनुलिन। इसके बाद सेलुलोज के बारे में तो आप सब जानते होंगे वैसे, फिर भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं सेलुलोज को भी। ये हमें सेल वॉल में मिलता है कहाँ पर, प्लांट में। सेलुलोज हमें सेल वॉल में मिलता है प्लांट्स में। ये एक अनब्रांच्ड पॉलीमर है, ये ध्यान रखना है। अमाइलोपेक्टिन जो था तुम्हारा ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर आइए, अमाइलोपेक्टिन जो था तुम्हारा ब्रांच था, इसकी वजह से स्टार्च तुम्हारा ब्रांच्ड हो गया। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड है, बट जो तुम्हारा सेलुलोज है वो ब्रांच्ड नहीं है, वो अनब्रांच्ड है। और ये हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे, कि जो तुम्हारा टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट, उसमें जो है रिजल्ट जो है दोनों के डिफरेंट आते हैं। तो आयोडीन टेस्ट के रिजल्ट इसी वजह से डिफरेंट आते हैं। अगर यहाँ पर लिंकेज की बात करें तो सेलुलोज में β1,4 लिंकेज होती है तुम्हारी, जो नॉर्मल लिंकेज जो तुम्हारी ये जुड़ा रहता है, नॉर्मल लिंकेज जो होती है तुम्हारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग पॉइंट पे कोई भी लिंकेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एक अनब्रांच्ड है। जब अनब्रांच्ड है तो कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, और जब कोई ब्रांचिंग नहीं होगी तो कोई लिंकेज नहीं होगी ब्रांचिंग पॉइंट पे। तो इसमें सिर्फ β1,4 लिंकेज मिलेगा। बट ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि इसमें β1,4 लिंकेज है, और हमारे पास जो एंजाइम होते हैं बॉडी में वो अल्फ़ा को डाइजेस्ट करते हैं, अल्फ़ा लिंकेज को, इसलिए सेलुलोज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम फाइबर के फॉर्म में यूज करते हैं। ये जो है फीसेस को बाइंड करता है, और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए हाई फाइबर डाइट जो होती है उसमें यूज़फुल होता है ये। साथ ही में ये डाइजेस्ट नहीं होगा आपकी बॉडी से, तो इसके लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में जो है बीटा डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है, तो वो उसको कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। और इसीलिए इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एक भी चीज़ नहीं हो सकती आपकी बॉडी में। तो इसी के साथ हमने होमोग्लाइकन्स कवर कर लिए। हेट्रोग्लाइकन्स में पहला देखते हैं अगर। तो यहाँ पर अगर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जो कल्चर मीडिया होते हैं आपके, अगर आप अभी कल्चर मीडिया आपने नहीं पढ़े होंगे, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें ये मीडियम के फॉर्म में यूज किया जाता है। जो बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ होती है, हम जो कल्चर प्लेट पे ग्रोथ कराते हैं इसकी, तो उसमें यूज करते हैं हम अगर को। ये रेड एल्गी से मिलता है हमें, सीवीड जिनको हम बोलते हैं, तो वहाँ से मिलता है हमें। ये जो होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है डी गैलेक्टोस और एल गैलेक्टोस का। यहाँ पर डी गैलेक्टोस और एल गैलेक्टोस का जो होता है ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। तो ये हेट्रोपॉलीमर है। यहाँ पर ईथर लिंकेज देखने को मिलती है C3 और C6 के बीच में। अगर जो है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, अगर जेल फॉर्मेशन करता है। जेल फॉर्मेशन का मतलब है कि ये जैसे आपका लिक्विड प्लस सॉलिड मीडियम जो रहता है आपका, जेल आपने देखा होगा अगर, तो जेल फॉर्मेशन करता है एक तरीके का, जैसे जेली होती है उस टाइप का आप कह सकते हैं इसको। अगर भी नॉन डाइजेस्टिबल होता है, और वही फॉर्म आपका यूज आता है तुम्हारा अगर भी सेलुलोज की तरह जो फाइबर है उसी में। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद गम और पेक्टिन, इन दोनों को साथ में कवर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो गम एंड पेक्टिन, इसको भी देख लेते हैं क्या है गम और पेक्टिन के अंदर। गम और पेक्टिन जो होते हैं तुम्हारे नॉन सेलुलोज फाइबर होते हैं,
मतलब ये सेलुलोज नहीं है बट ये भी फाइबर है। गम और पेक्टिन भी आपके क्या होते हैं, फाइबर होते हैं। ये जो होते हैं प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल आपका कम करने में हेल्प करते हैं। तो इनका भी आपका जो बॉडी में है अलग से एक फ़ायदा है इनका, अगर आप इनको जो है ले रहे हैं तो